ओके। यहाँ आप लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी हैं, एक अब्बास रजा की और मुस्कान है, दो लोग हैं, इनकी रिक्वेस्ट आई है क्वेश्चन नंबर, इनको 6 में कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6। अब्बास आपका, आप ये कह रहे हैं कि उसमें से टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है सॉरी, उसमें से एम्प्लॉय की डिडक्शंस जो हैं, लेबर वाला चैप्टर अभी हमने नहीं किया, वो मैं लेकिन आपको करवा देता हूँ यहाँ पर ना कैलकुलेशंस, इनको आपने कैलकुलेशंस को कैसे करना है। अच्छा देखिए, कैफे मैनेजर की पे कैलकुलेट करनी है, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कहा है कि आपने यहाँ से सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहले है क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब देखें अब्बास, क्वेश्चन नंबर 5 में जो एम्प्लॉय टैक्स है, बाकी तो चीज़ें नॉर्मल ही हैं जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन जो मैनेजर्स की, कैफे मैनेजर जो है उसकी जो सैलरी है जो हमने कैलकुलेट करनी है नेट पे, उसमें आपने उसकी कैलकुलेशंस में आपको सिखाता हूँ। देखें, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो पार्ट ए है, उसमें हमारे पास आता है नेट पे। नेट पे का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रॉस पे है या टोटल पे बनती है, उसमें से आपके जो एम्प्लॉय डिडक्शंस करता है ना, वो इसमें से माइनस हो जाती हैं। अच्छा, डिडक्शंस जो होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको एक तो हम कहते हैं कि एम्प्लॉय जब आप सैलरी रिसीव करते हैं या एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो आप उसमें से इनकम टैक्स उसका काट लेते हैं। इसके इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज PAYE, पेई। पेई का मतलब होता है पे एज यू अर्न, कि जो ही आप कमाएं उसी टाइम आप टैक्स दे दें। ठीक है, एक तो वो डिडक्ट करना होता है। ठीक है, इसके बाद कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होता है ना, वो अगर किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, फॉर एग्जांपल आप देखें ये जो पेंशन फंड होते हैं उनमें कंट्रीब्यूशन होता है, हर जो एम्प्लॉय होता है जब भी उसे सैलरी मिलती है कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर ली जाती है। ठीक है, इसी तरह कोई प्रोविडेंट फंड वगैरह होते हैं उसके लिए भी डिडक्शंस होती हैं। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय जब भी एम्प्लॉय की सैलरी में से वो डिडक्ट होंगी वो आपने माइनस कर लेनी है, कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरह जो नेशनल इंश्योरेंस होती है, हमारे यहाँ पर भी अब तो आ गया सिस्टम ना, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन के, इंश्योरेंस होती है एम्प्लॉयज की तो वो इंश्योरेंस भी डिडक्ट कर दी जाती है। यूके जो है या वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यूरोप है, उसमें ये होता है कि जो एम्प्लॉय होता है हर एम्प्लॉय की सैलरी में से इंश्योरेंस के पैसे डिडक्ट कर दिए जाते हैं। इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ कोई अनसर्टेन इवेंट हो गया, जैसे उसको कोई डैमेज हो गया या कोई एम्प्लॉय जो है वो बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो उसमें से उसकी पेमेंट करती है फिर उसको। इसलिए जो एम्प्लॉयज होते हैं नॉर्मली वो ये वाली जो इंश्योरेंस है उसकी डिडक्शंस करवा लेते हैं। हर एक बंदा हो तो वहां पर ना यूके में कंपलसरी होता है उसको पे करना। अच्छा देखें, अब ना कैफे के मैनेजर जो होगा ना, उसके लिए आपने देखें जो सैलरीज यहाँ पर उसके लिए दी हुई है डिटेल ना, एक तो दी हुई है डिटेल जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स का अकाउंट है, इसमें उसने क्या, वेजेस एंड टैक्सेस ऑफ कैफे मैनेजर जो आपने पे किए हैं, वो कितने पे किए हैं, वो आपने पे किए हैं 14,000। ठीक हो गया, ये कैश में पेमेंट हुई है।
उसके बाद ना उसने कहा है कि आपके पास में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है आपके पास ना कैफे मैनेजर से रिलेटेड। ये उसने कहा है कि मैनेजर्स वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस ड्यू, ठीक है। स्टार्ट में कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड वाली वैल्यू उसने पूछी है कि ये फाइंड आउट करके देनी है आपने। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना द कैफे मैनेजर वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 वर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वो आउटस्टैंडिंग थे अप्रैल के मंथ के लिए, एक मंथ के लिए। अब यहाँ पर ये जो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है उसने, वो किसके लिए दिया हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, वो पूरे साल का है, ठीक है। वो क्या पूरे साल का है, लेकिन जो अप्रैल के लिए है वो ड्यू है। उसने कहा है कि इन अप्रैल शी हैड वर्कड टोटल 180 आवर्स। कितने घंटे काम किया? 180 आवर्स। आउट ऑफ 180 आवर्स 160 आवर्स जो हैं उसको $6 के हिसाब से उसको पे मिली है, और 20 जो आवर्स बाकी बचे हैं आवर्स वर पेड टाइम एंड हाफ, उसको ना जितनी पे मिल रही थी $6 प्लस उसका हाफ और मिला है, ठीक है। अब यहाँ देखें, जब आप इसके लिए ना जब पे निकालेंगे सबसे पहले तो आपने उसकी ग्रॉस पे निकालनी है। तो ग्रॉस पे उसके लिए कितनी निकलेगी? 160 आवर्स पे उसको रेट मिला है $6 का, ठीक है। और रिमेनिंग जो 20 आवर्स हैं उस पे जो रेट मिला है उसने कहा है कि 1 आवर 1.5 टाइम मिला है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना जो रेट है उसका हाफ एक्स्ट्रा मिला है। $6 आपको तो मिलने ही मिलने थे, नॉर्मल मिलने, लेकिन ओपनिंग ऊपर जो काम किया उसके लिए 1/2 आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो टोटल हो गया आपके $9, ठीक है। तो जब आपने इसके लिए पे निकाली तो पे कितनी बनती है? 160, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 160 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये आपका बनता है 960। दूसरे नंबर पर बनता है आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 9, $6 प्लस $3 जो प्रीमियम है, ये जो एक्स्ट्रा मिल रही है दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, ठीक है। तो टोटल $9 मिले। ओवर टाइम जब लगाता है बंदा उसको नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट मिलता है, तो उसको रेट ज्यादा मिला है तो $180 उसने ये अर्न किए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि द एम्प्लॉयज टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ 240 वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस पे, ठीक है। जो एम्प्लॉयज डिडक्शंस है ना, देखें एम्प्लॉय की डिडक्शंस जो है उसने दो बताई हैं, टैक्स है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ये सोशल सिक्योरिटी जस्ट लाइक इंश्योरेंस है कि इन केस अगर आप बीमार हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वो आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है, या इदारा फैसिलिटेट करता है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि द मिलेनियम सोशल सोशल क्लब वुड पे 10% ऑफ द कैफेज मैनेज ग्रॉस पे एज एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब उसने जो पहला क्वेश्चन है उसने नेट पे पूछी है, ये तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी ग्रॉस पे होगी एम्प्लॉय की उसका 10% इदारा भी कंट्रीब्यूट करता है। जैसे पाकिस्तान में प्रोविडेंट फंड होता है, तो प्रोविडेंट फंड अगर 5% डिडक्ट होता है एम्प्लॉय की सैलरी से, तो 5% ही एम्प्लॉयर भी, जो जहां आप काम कर रहे हैं ना, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये सिमिलरली वहाँ यूके में भी है, दूसरी कंट्रीज में भी है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखें आपकी जो टोटल पे है, ग्रॉस पे है, वो कितनी बनती है? ग्रॉस पे आपकी बन जाती है, टोटल पे इसको भी कहते हैं, और 900 एंड आपके पास 60 प्लस आपके पास 180 आ गया, टोटल आपके पास आ गई 1140। ये आपकी टोटल पे, ठीक हो गया ग्रॉस पे। इसमें से आपने लेस कर देने हैं, डिडक्शंस कर देनी है। और डिडक्शंस किस चीज़ की है? उन्होंने कहा टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। वो कौन से? टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, वो कितनी है वो उसने बता दिया अमाउंट। उसने कितनी अमाउंट बताई है? 240। ये इसमें से माइनस हो जाएगी, ठीक है, 240। तो रिमेनिंग जो $900 हैं ये उसकी पेमेंट उसको मिल जाएगी एम्प्लॉय को, ठीक है, नेट
पे। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? बाकी कैफे की इनकम स्टेटमेंट सेम बनेगी, जो कैफे मैनेजर जो है इसकी पेज होगी, इसको आप जाके वहाँ पर कैफे के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें जाके लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैनेजर कैफे का है। उसके बाद बताएं इससे रिलेटेड। अब्बास, ये क्लियर है? मुस्कान? ओके गुड। अच्छा, उजाला क्लियर हो गया। अब्बास ओके, क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा अब्बास, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, उसमें देखें, बाकी जो आपने देखें कैफे की इनकम स्टेटमेंट है आपने वैसे ही बनानी है, तो उसमें आप वैसे ही उसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, अब यहाँ पर आपने जो जब ये वाला पॉइंट है ना, इसको आपने कंसीडर करना है कि जब आप पे लिखेंगे कैफे मैनेजर्स कॉस्ट, कैफे मैनेजर कॉस्ट, आपने कैफे मैनेजर की जो कॉस्ट निकालनी है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन को पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है वो देखें, वो आपको कैफे मैनेजर की जो पे पड़ रही है, ये एक मंथ की है, ये एक मंथ का उसने बताया है। ठीक है, ये उसने कितने मंथ की बताई है? एक मंथ की पे बताई है। आपने पूरे साल की पे उसकी मैनेजर की ट्रीट करनी है वहां पर अपने एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब कैफे मैनेजर की कॉस्ट कितनी होती है वैसे? तो एक तो उसकी ग्रॉस पे होती है जो ऑर्गेनाइजेशन ने पे देनी है। देखें जो डिडक्शंस होती हैं ना, टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास नहीं रखने, ये गवर्नमेंट को देने ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट होती है ना, वो होती है $1140। एक तो ये आ जाएगी, ठीक है, ग्रॉस पे। प्लस उसके बाद ना उसमें जो कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो मालिक होता है ना, वो जो भी कंट्रीब्यूशन करता है ना, वो भी तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट ही होती है ना, वो भी एम्प्लॉयर की क्या होती है? कॉस्ट। 1140 ये ग्रॉस पे थी, उसका 10% उसने और कंट्रीब्यूट करना है, यानी कि 114, ये इतनी उसने और कंट्रीब्यूशन करने। ठीक हो गया। अब ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अब इसमें देखें आपके जो कंट्रीब्यूशन है करके कितनी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाती है? टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय या मैनेजर, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें 140 है, प्लस आप 1140 प्लस उसमें 114 ऐड कर देंगे, तो ये 1254 बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर ना उसमें जाते हैं ना, आप देखें कि आपके पास उसने ये कहा है कि यहाँ पर ना, ये आपके क्वेश्चन थे। अच्छा, उसमें ना आपने फिर पूछा है अब्बास के क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा? हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा देखें, इसमें ना क्वेश्चन नंबर 6 में व्हेन यू विल प्रीपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, उसमें देखें सब्सक्रिप्शन अकाउंट की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, ये वाला डाटा उसने कहा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो थी 1 अप्रैल को ओपनिंग थी नहीं। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होती है ना, वो लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो था सब्सक्रिप्शन का वो जीरो है। जो एडवांस आपने प्रीपेड लिया वो लिया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपने जो 2015 31 मार्च को उसके लिए आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है, तो बैलेंस आपका जो कैरी डाउन आएगा वो 450 आएगा।
ये आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस थी जो आप सॉरी सब्सक्रिप्शन थी जो एडवांस में ले ली है। तो ओपनिंग एडवांस थी नहीं, लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था। ये आपकी लायबिलिटी ओपनिंग कुछ नहीं लेकिन क्लोजिंग है। ऑन द अदर हैंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो गिवन है ना, सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब होता है कि ये आपका एसेट था, साल के स्टार्ट में आपने ये सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ गया एरियर में, ठीक है। कितना एरियर में आ गया 530, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको गिवन है, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जो एरियर में सब्सक्रिप्शन वो कितनी आ गई, वो आपके आ गई यहाँ पर 750, ठीक हो गया। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन होती है। और उसके बाद ना उसने कहा है कि आपके पास ना एक सब्सक्रिप्शन पे जो रिसीव भी होती है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, इसके अंदर ना कैश रिसीट्स होती हैं। तो उसमें देखें ये जो सब्सक्रिप्शन गिवन है ना यहाँ पर 3260 की, ये आपने रिसीव की है सब्सक्रिप्शन। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, तो आपके यहाँ पर क्रेडिट साइड पे चली जाएगी ये अमाउंट। कितनी अमाउंट है, 3260, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना, उसने ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना यहाँ नीचे सेकंड वाली दी है, कहता है 280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है। कहते हैं जो आपकी सब्सक्रिप्शन इन एरियर थी ना, ये स्टार्ट वाली, इसके बारे में बात कर रहा है ये। कहता है इसमें से 280 जो है वो सब्सिक्वेंटली रिसीव हो गई है। वो क्या हो गई है, सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड। तो जो रिसीव हो गई है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड है, जो 3260 की अमाउंट गिवन है, ठीक है, क्योंकि वो रिसीट्स अकाउंट में आ गई, रिफ्लेक्ट होती है। जब रिसीव की होगी उसमें लिख दिया होगा। कहता है सब्सक्रिप्शन नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ्स वर कंसीडर्ड इररिकवरेबल। कहता है जो 12 महीने से ज्यादा हो गई है ना, उसको आप इररिकवरेबल ट्रीट करें। अच्छा, अब ये देखें इररिकवरेबल कितनी होगी, 530 आपने रिसीव करनी थी, ये आपके बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स कितने हो गए, आपने 530 रिसीव करनी थी साल के स्टार्ट में 1 अप्रैल 2014 को, और ड्यूरिंग द ईयर यू जस्ट रिकवर 280। तो रूल ये है कि इसके बाद 12 महीने के बाद अगर कोई ड्यू है तो वो उसको आप बैड डेट्स ट्रीट कर लेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वो बैड डेट्स में आ जाएगी। कितनी है, 530 माइनस 280 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 250। 250 बैड डेट्स हैं। अब ये जो 250 बैड डेट्स यहाँ पर हैं, यही बैड डेट्स आप रिपोर्ट करेंगे जो आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा उसमें एक्सपेंडिचर्स में, ठीक है, क्लियर है। ये 240 ये आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप एज एक्सपेंडिचर लिखेंगे इसको। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखें जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे ना, तो क्लोज जब आप करेंगे तो क्लोज जब आपने करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी निकल आएगी जो सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर है। अच्छा, वो देखें क्रेडिट साइड का आप टोटल कर लें, 3260 प्लस 250 प्लस 750, तो टोटल आपका बन जाता है 4260। 4260, ठीक है। ये 4260 माइनस उसमें से आपने करना है 530, माइनस आप उसमें से करेंगे 450, तो वो आपका आ जाएगा 3280, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, ये सब्सक्रिप्शन इनकम है आपकी, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर है। हाँ जी, ये क्लियर है पॉइंट अब्बास, बाकी लोगों को भी, इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। हाँ जी मुस्कान, ये जो हमने रिसीव की है ना वो 280 की है, उसने कहा
280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2014। वो कह रहा है कि जो आपके पास सब्सक्रिप्शन थी ना, जो ड्यू थी आपके पास एरियर में थी 1 अप्रैल को, उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 280 रिसीव किए हैं, तो रिमेनिंग रिसीव नहीं हुए। तो रिमेनिंग सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि बाकी जो है वो आप बैड डेट कर देते हैं, जो 12 मंथ से ज्यादा टाइम ले जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको हमने बैड डेट में डाल दिया 250 को। उजाला क्लियर है, ओके। अब बस फिर आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 में डेप्रिसिएशन, मुस्कान, ये जो 280 है ना, ये ऑलरेडी जो है वो 3260 की जो अमाउंट है ना ऊपर गिवन है, जहाँ मैंने एरो बनाया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट में, ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको दो दफा नहीं आपने रिसीट्स में लिखना, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रिसीट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाती हैं कैश बुक के अंदर। ओके, उसके बाद अब्बास, आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन किट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर देखते हैं आप, तो उसमें ना हमारे पास ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली तो चीज़ है कि आप ये देखें कि आपके पास ना किट्स एंड इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन गिवन है। एट वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपकी नेट बुक वैल्यू गिवन है, ठीक है। दिस इज नेट बुक वैल्यू, ठीक हो गया। उसने कहा था किट्स एंड इक्विपमेंट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 1230 ऑन 1 जुलाई। अच्छा, आपके पास ना उसने कहा किट्स एंड इक्विपमेंट जो सेल किए हैं ना ड्यूरिंग द ईयर, उनकी वैल्यू थी 1230 की। उसने कहा वैल्यूड एट, इसका मतलब है कि उनकी जो नेट बुक वैल्यू थी ना वो थी 1230 की। तो उसने कहा है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन द किट्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड। तो आप इसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके लिए अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे यहाँ पर ना, किट्स एंड इक्विपमेंट्स अकाउंट एट नेट बुक वैल्यू, ठीक हो गया। अब वैल्यूज जो हैं वो आप यहाँ पर पुट करते जाएंगे। उसमें वैल्यूज कौन कौन सी हैं, उसने कहा है कि आपके पास ना वैल्यू दी हुई है इक्विपमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग वैल्यू है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन एसेट है, एसेट की बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट होगा, तो डेबिट साइड पे लिख लें। बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा वो क्रेडिट होगा, वो कितना 8104, उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से ना और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में से इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। ऊपर आए जो आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, कहता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ऑफ ब्राउन लैंड रोवर फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 एज फॉलोज, ठीक है। उसने कहा कि आपने इक्विपमेंट्स जो हैं किट्स एंड इक्विपमेंट्स जो हैं वो कुछ सेल भी कर दिए, ठीक है। किट्स एंड इक्विपमेंट जो हैं वो आपने सेल कर लिए और आपने उसके अगेंस्ट कैश रिसीव कर ली 108 की, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा है कि क्रेडिट साइड पे ना मैच एक्सपेंसेस हैं, न्यू किट्स, आपने न्यू किट्स इतने की परचेज कर लिए। जो न्यू किट्स आपने परचेज की हैं वो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी डेबिट साइड पे, ठीक है। आपने पेमेंट की हुई है बैंक के थ्रू, तो आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएंगी 4656 की, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ना जो क्रेडिट साइड है ना, उस पे देखें, इसके अलावा कोई किट्स वगैरह की कोई चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, लेकिन आपने किट सेल भी तो कर दी है। तो जो डिस्पोजल किया है वो आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डिस्पोजल वो कितनी वैल्यू का आपने डिस्पोजल किया, 108 का, ठीक है। सॉरी, इसको 108 मैंने लिख दिया, ये आपने वैल्यू नीचे गिवन है। उसने कहा जो एसेट आपने सेल किया उनकी वैल्यू 1230 है, ये नीचे एडजस्ट सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। उसकी वैल्यू कितनी है 1230, वो आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशंस कर लेनी है। जब आप
इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करें तो डेबिट साइड हमारे पास जो वैल्यूज है, एक ओपनिंग बैलेंस था प्लस आपने न्यू किट्स परचेज किए, तो टोटल आपके पास ये कितने की होगी? किट्स 9,550 656। ठीक है, अब इसमें से आपने दूसरी साइड माइनस कर लेनी है। 9,656 माइनस इसमें से आप कर लें 1230, और माइनस इसमें से आप कर लें जो क्लोजिंग वैल्यू आपके पास बच गई है एसेट की। ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगा 322। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, जो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक हो गया, जो आपका बैलेंस कैरी डाउन है उसको बैलेंस ब्रॉड डाउन भी कर दें, आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा वो कितना? 8104 से। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? अब्बास और बाकी लोगों को क्लियर है कि इसमें इक्विपमेंट कैसे निकालना है? अब दूसरे नंबर पर उसने ये कहा है कि आपको पार्ट बी में उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द ओल्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पार्ट बी कर लेते हैं। तो पार्ट बी में जो हमारे पास है उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल का क्या मतलब होता है? आपको प्रोसीड्स कितनी हुई हैं, यानी कि सेल प्राइस कितनी है, और इसको प्रोसीड्स भी कहा जाता है, सेल प्रोसीड्स, कि आपने कितने कैश लिए। ठीक है, माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। तो आपके पास देखें, जो आपने एसेट सेल किया ना उससे प्रोसीड्स जो गिवन है ना वो ये गिवन है कि आपने सेल कितने का किया है। दीज आर डिस्पोजल प्रोसीड्स, जो आपको रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है। आपने $1008 रिसीव किया है, जबकि आपके एसेट की वैल्यू नेट बुक वैल्यू थी जो हमने ऊपर भी लिखी हुई है इसमें किट्स में, उसकी वैल्यू थी 1230। ठीक है, आपके पास फिर कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? इसका जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया, आपके पास देखें 1008 माइनस आप उसमें से 1230 करें। आपने क्या किया? आपने एक एसेट था 1230 का और उसको आपने सेल कर दिया 1008 का, ये आपके पास लॉस हो गया ऑन डिस्पोजल। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? अब बात क्लियर है ये? ओके, वेलकम अब्बास। बाकी कोई और प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में जो मैंने दिए थे? इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट, यहाँ पर बता दें मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में, मैं उसको देख लूँ फिर, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करता हूँ। सैयद मोहम्मद हादी, क्लियर? ओके ओके, यहाँ देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है। ओके उजाला, दैट्स गुड। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है टुडे, हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। ठीक है, अब होता क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है और ये कब आपके पास होते हैं? देखें, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। आप देखें, ये जो हॉकर्स होते हैं, जो रेडियन लगाए होते हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, वो कभी भी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते।
वो या तो कैश जो चीज़ें लेते हैं उसको लिख लेते हैं, जो सेल करते हैं लिख लेते हैं, जो कैश रिसीव की है वो लिख ली है। ओपनिंग कैश का बैलेंस होता है, क्लोजिंग कितना था, फॉर एग्जांपल दिन के स्टार्ट में कितने थे, एंड पे कितने थे और उसमें से कितने यूज़ किए। उनको बस यही हिसाब पता होता है, उन्होंने कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया होता। एक तो वो लोग आ जाते हैं, प्लस वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने ना ये किया होता है कि उनका समटाइम्स ऐसा होता है कि रिकॉर्ड रखा हुआ था, कोई अनसर्टेन इवेंट हुआ जस्ट लाइक फायर, ठीक है, प्लाजे में फायर लग गई, ऑफिस में फायर लग गई तो रिकॉर्ड जल गया, कुछ बच गया, अब उसमें से आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट करनी है। सिमिलरली जो फ्लड आया, फ्लड की वजह से डैमेज हो गया, आपका सिस्टम था उसमें से आपको डाटा जो है वो अरेज हो गया, तो जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर्स जो पड़े हुए हैं उसको यूज करते हुए आपने अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, ठीक है। हमारे पास इसमें ना सिर्फ एक साइड रिकॉर्ड हुई होती है ट्रांजैक्शन की। तो अब हम करते क्या है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कैपिटल, तो कैपिटल के लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती थी हमने स्टार्ट में पढ़ी थी उसको यूज करेंगे हम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी कि हमारे पास जो एसेट्स होते हैं दे आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। इस इक्वेशन में से हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कैपिटल, तो कैपिटल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो लाइबिलिटीज हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे चली जाएंगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो एसेट्स विल बी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज विल बी इक्वल टू कैपिटल। यहाँ पर पहली जो चीज़ है टेक्निक वो ये यूज़ होगी कि एसेट्स पता है ऑर्गेनाइजेशन के कितने, लाइबिलिटीज पता है कितनी है, उसमें को माइनस कर लें, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कैपिटल। इसका मतलब है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल आपने फाइंड आउट करना है ऑर्गेनाइजेशन का कितना है, तो आप उसमें से क्या करें, आपके पास ओपनिंग एसेट्स पड़े होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उसमें से ओपनिंग लाइबिलिटीज माइनस कर दें, ठीक हो गया। अगर क्लोजिंग एसेट्स हैं वो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ना ओपनिंग जो एसेट्स थे वो $500,000 के थे और उसमें से आपकी जो लाइबिलिटीज थी वो $300,000 की थी, तो आपके पास इसका मतलब है कैपिटल $200,000 का बच गया, ये ओपनिंग कैपिटल था। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो क्लोजिंग एसेट्स देख लें, साल के एंड पे एसेट्स कितने थे, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं कि क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास थे $800,000 के, और उसमें से जो क्लोजिंग लाइबिलिटीज थी वो हमारे पास $350,000 की थी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एसेट्स एंड क्लोजिंग लाइबिलिटीज विल बी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब जो क्लोजिंग कैपिटल होगा, अब कितने का हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हो गया, अब हमारे पास 450,000 का आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ठीक हो गया। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल होता है हम इसे ओपनिंग नेट एसेट्स भी कहते हैं, आपने ये याद रखना है, समटाइम्स वो नेट एसेट्स का वर्ड यूज कर लेता है, ओपनिंग नेट एसेट्स एंड क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वल होता है, नेट एसेट्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, तो ये जो इंक्रीज आया इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ये कैसे आ गया, जो दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं वो कैपिटल होता है। जब हम फाइनेंस बाय के सेक्शन में जाते हैं, वो सॉरी प्रॉफिट होता है, फाइनेंस बाय के सेक्शन में जाते हैं तो हमें पता होता है कि बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कि हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें हम ऐड अप कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, जो ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट आया उसको ऐड अप करते हैं और उसमें से ड्राइंग्स को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल निकल आता है।
ठीक हो गया। अब अब यहाँ पर देखें, जो हमारे पास डाटा था, डाटा हमने अज्यूम किया, उसमें हमारे पास ओपनिंग कैपिटल वाज $200,000, ठीक है। क्लोज ड्राइंग्स कोई नहीं गिवन, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास फॉर एग्जांपल वो हमने यहाँ पर कैलकुलेशंस की हैं 450,000 है, ठीक है। जो डिफरेंस आया इन दोनों के दरमियान, वो डिफरेंस कितने का है, आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लेना है, वो 250,000 का। इसका मतलब है आपके पास जो प्रॉफिट आया वो 250,000 का आया। इसी तरह सिमिलरली आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है डाटा इस तरह कि आपके पास ना, वो कहता है कि आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल था वो था 400,000 का, ठीक है। ड्राइंग्स जो हुई थी वो 50,000 की थी, और आपका क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 600,000 का है। तो आप बताएं कि आपके पास जो प्रॉफिट है वो कितना आया है। तो वो बैलेंसिंग फिगर होगा। आप जो है ड्राइंग्स माइनस की हुई है क्लोजिंग कैपिटल में, उसे रिवर्स कर दें, ठीक है। वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स। तो 600,000 प्लस आपके कितने हो जाएंगे, 50,000। इट वुड बी इक्वल टू 650,000। 650,000 में से आप ये माइनस कर लें 400,000, ठीक है। तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना हो गया, 250,000, ठीक है। इसी तरह आपके पास ना, फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है वो गिवन है कि आपका ओपनिंग कैपिटल था $300,000 का, ठीक है। आपके पास जो ड्राइंग्स थी वो हुई हैं 20,000 की, और कैपिटल आपके पास जो है वो आ गया है 280,000 का, ठीक हो गया। तो अब आप बताएं कि आपके पास कितने प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब आप देखें, ये जो हमारे पास ड्राइंग्स होगी हैं इनको ऐड बैक कर दें 300,000 का, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल था उसका डिफरेंस ले लें, तो रिमेनिंग फिगर जो आएगा वो कितना आता है, 0। इसका मतलब है आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके पास ना, वो कहता है कि आपके पास ना ओपनिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल 300,000 का था, आपके पास जो ड्राइंग्स हुई हैं वो 20,000 की हुई हैं, और जो आपके पास जो कैपिटल आया इस टाइम क्लोजिंग कैपिटल है वो 270,000 का है। अब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको ऐड बैक करेंगे, उसमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड बैक करेंगे तो वो आपके पास आ गया 20,000 ऐड हो जाएगा, ये बना 290,000, ठीक है। और डिफरेंस आप लेंगे ओपनिंग कैपिटल के साथ, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपके पास 10,000 का जो है वो लॉस हुआ है बिजनेस को, ठीक है। लॉस जो होता है वो माइनस हुआ होता है उसमें से। तो आपके पास क्या आएगा फिगर, दो फिगर्स अब आपके पास हैं, देखें वेरीफाई हो सकते हैं। 300,000 ओपनिंग कैपिटल था, उसमें से आपने क्या किया, 200,000 को आपने ऐड बैक किया, उसमें सॉरी 10,000 माइनस किया, और 20,000 माइनस करेंगे तो वो दैट वुड बी इक्वल टू 270,000, ठीक है। इज दैट क्लियर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
अच्छा, यहाँ तक हमारे पास ना जो अब्बास, वो जो क्वेश्चंस है ना उनका मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा आपको। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास है ना, ये तो एक सिंपल तरीका था कि आपने ना काउंटिंग इक्वेशन लगा ली, ठीक है। लेकिन ना समटाइम्स एग्जाम में आपको एग्जामिनर कहता है कि आप ऐसा करें कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दें। क्या करें? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दें। जब आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं ना, और आपको फाइंड आउट करना होता है कि ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कैपिटल कितना था, तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। बैलेंस शीट इसलिए नहीं बन सकती कि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, दिस इज जस्ट लाइक बैलेंस शीट। फर्क ये होता है कि बैलेंस शीट तब बनती है हमारे पास, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जब हमारे पास कंप्लीट हमारे पास रिकॉर्ड हो। जब हमारे पास रिकॉर्ड ही कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास इसको जो है इसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनेगी, दिस वुड बी प्रीपेड जस्ट लाइक बैलेंस शीट। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप नॉन करंट एसेट्स जो गिवन है क्वेश्चन में वो आप लिख लेंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ना जो करंट एसेट्स हैं गिवन है वो आप लिख लेंगे, ठीक हो गया। करंट एसेट्स के बाद आप क्या करेंगे, आप करंट लाइबिलिटीज इसमें से माइनस करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो नेट एसेट्स आएंगे ना, ठीक है, वो दैट वुड बी इक्वल टू कैपिटल, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि जो नेट एसेट्स होते हैं वो कैपिटल के इक्वल होते हैं। अच्छा, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हो सकती है वो ओपनिंग भी हो सकती है और क्लोजिंग भी हो सकती है, दोनों होती हैं, ठीक है। जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होती है ना, उसके लिए हम ओपनिंग एसेट्स कंसीडर करते हैं, और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए हम क्लोजिंग एसेट्स कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होगी उसके लिए जितने एसेट्स होंगे वो लिखेंगे, क्लोजिंग के लिए जितने एसेट्स होंगे वो लिखेंगे, और लाइबिलिटीज उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर अगर हमने प्रॉफिट बना कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट हमारे पास उसी तरह कैलकुलेट होगा जैसे ऊपर होता है, ठीक है। ये जैसे हमने ऊपर किया, मिसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर ना जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये तो खैर बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बैलेंस शीट की तरह ही है, लेकिन आप कैलकुलेशन जब हम करेंगे उसमें बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ना आपको और वर्किंग्स करनी पड़ेंगी। अब जो वर्किंग्स है ना, ये सारी की इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे पास नॉन प्रॉफ ये जो हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होता है उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब इसमें ना आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है, टोटल सेल्स आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो आपने करनी है। टोटल सेल्स हमारे पास आ जाएंगी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ये दो चीजें होती हैं। और जो कैश सेल्स होती हैं नॉर्मली गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। ये नॉर्मली क्या होती है, गिवन होती है क्वेश्चन में। जो क्रेडिट सेल्स होती है ना, इसके लिए आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक हो गया। और उसके बाद ना जो वर्किंग हमारे पास जो सेकंड वर्किंग है, वो हमारे पास आएगी, टोटल परचेजेस फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो जब आपने टोटल परचेजेस फाइंड आउट करनी है, तो उसमें कैश परचेजेस होंगी, टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस, ठीक है। कैश परचेजेस जो होती हैं नॉर्मली गिवन होती हैं, ठीक है। और
जो क्रेडिट परचेजेस है ना, वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप बनाएंगे प्रीपेयर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक हो गया। फिर जो हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना जो चीज़ आएगी वो हमारे पास आती है जो हमने वर्किंग करनी होती है, एक अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स वाले चैप्टर से हम करेंगे ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रीपेयर expense account to find expense for the year or for the period, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड आउट इनकम, प्रीपेयर इनकम अकाउंट टू फाइंड इनकम फॉर द पीरियड। ये आपकी दो वर्किंग्स होंगी। इसके लिए हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। ये अभी हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी किया है, ठीक है। जब आपने एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं ना, तो एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए इसका टी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। आपका अगर एक्सपेंस जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट होगा अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो, ठीक हो गया। अगर आपके पास ना बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रीपेड गिवन है क्लोजिंग, बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा वो आपके पास अगर प्रीपेड है तो वो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक हो गया। फिर अगर आपके पास ना गिवन है अक्रूड बैलेंस, ठीक है, अक्रूड एक्सपेंस है, ठीक है, ड्यू था, वो आपके पास ना क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ओपनिंग, और क्लोजिंग जो होगा अक्रूड वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और जब आप एक्सपेंस पे करते हैं तो एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, इसलिए आप यहाँ पर डेबिट साइड पे यहाँ पर लिख लेंगे जो आपने पेमेंट की है, ठीक है। और रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर है, आप जब इसको क्या करेंगे क्लोज करेंगे, ठीक है। जब आपने क्लोज करना है, ठीक है, जब आप क्लोज करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आप इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। ये आपका एक्सपेंस आएगा फॉर पीरियड, ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये आपके पास ना बैलेंसिंग फिगर होगा, ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, फिर आपने प्रिपेयर करना है यहाँ पर ना इनकम का अकाउंट, ठीक है। इनकम का अकाउंट जैसे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया आपने, इनकम अकाउंट, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसमें क्या डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है। आपके पास इनकम अगर एडवांस में ले लिए तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा प्रीपेड, ठीक है। वो सॉरी एडवांस में लिए तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका क्या हो जाएगा प्रीपेड, वो लायबिलिटी हो जाएगी, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। और अगर आपने इनकम बैलेंस जैसे सब्सक्रिप्शन थी बैलेंस कैरी डाउन वो आपने प्रीपेड लिया तो वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो आपकी डेबिट साइड पे आएगा अगर वो एरियर में है या अक्रूड है, इनकम मिली नहीं थी वो आपने डेबिट साइड पे लिख रही, वो एसेट था। बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा अगर आपके पास ना अक्रूड है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक हो गया।
उसके बाद आपके पास आता है कि आपने ना यहाँ पर जब इनकम रिसीव करते हैं, इनकम क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं, तो रेफरेंस बैंक होता है जो आपने इनकम रिसीव की है, कैश रिसीव की है। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका कितना आएगा, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को। वो आपके इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी, या फॉर द पीरियड। ठीक हो गया, ये मिसिंग फिगर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद है ना, ये अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अकाउंट्स हैं, परचेज के, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स। उसके बाद आपको जो अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना, वो आपको नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। ये आपने बनाना है। अगर तो आपको गिवन है ना डाटा इस तरह, इफ नॉन करंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो फिर आप क्या करेंगे, व्हेन यू विल प्रिपेयर नॉन करंट एसेट अकाउंट, यहाँ पर आपने क्या करना है, नॉन करंट एसेट का अकाउंट बनाना है एट कॉस्ट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक हो गया। आपका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। बैलेंस ब्रॉड डाउन, फॉर एग्जांपल आपके पास ना 4 लाख के एसेट थे ओपनिंग, और क्लोजिंग आपके पास ना बैलेंस कैरी डाउन वो उन्होंने दे दिया है कि वो आपके पास 6 लाख के क्लोजिंग एसेट पड़े हुए। अगर तो कोई चेंज नहीं है तो डिफरेंस जो होगा वो न्यू परचेजेस का होगा। लेकिन आपके पास ना जो एडिशन होता है ना, जो आप नया एसेट परचेज करते हैं, वो डेबिट साइड पे आ जाता है। ठीक है। और जो आप डिस्पोजल करते हैं, जो एसेट डिस्पोज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाती है, क्योंकि आप सारे का सारा तो रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट पे। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने 2 लाख का नया एसेट परचेज किया, और डेप्रिसिएशन आपकी हुई यहाँ पर ना से ये डिस्पोजल आपने किया 50,000 का। ठीक हो गया। या इनमें से सॉरी एक चीज, आपने डिस्पोजल किया, एडिशन आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास टोटल क्रेडिट साइड आ रही है 650,000 से, 650,000, उसमें से आप क्या करें, डेबिट साइड वाली 400,000 माइनस कर दें, इट मीन्स कि आपने 250,000 का एडिशन किया है एसेट में। ठीक हो गया। अब एक और अकाउंट इस सूरत में आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट ये क्यों बनाना पड़ेगा, टू फाइंड डेप्रिसिएशन, टू फाइंड डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो आप ये वाला अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमें पता है कि जो हमारे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना 1 लाख की ओपनिंग प्रोविजन थी डेप्रिसिएशन की। ठीक हो गया। उसमें से हमने क्या किया, जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन फॉर एग्जांपल, वो भी गिवन है। बैलेंस कैरी डाउन जो है वो हमारे पास गिवन है 95,000 की, बल्कि इसको इंक्रीज कर लेते हैं, 110,000 कर लेते हैं। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक हो गया। जो एसेट आपने सेल किया है ना, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल वो आपके पास है 40,000 की। ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, वो आप निकाल लें।
ये मिसिंग फिगर है। आप कैसे निकालेंगे? जो डेबिट साइड है उसका टोटल करें, वो बनता है 150,000। यही 150,000 आप दोनों साइड पे लिख दें। उसमें से बैलेंस जो गिवन है क्रेडिट साइड पे 100,000 वाला, ये माइनस कर लें, तो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर आ जाता है 50,000। इसका मतलब है कि आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 का हुआ, यही आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे। ठीक है, जब आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। अगर ना एसेट रिकॉर्ड होते हैं ना, इफ नॉन करंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट नेट बुक वैल्यू, आप उन्हें नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो फिर आप कैसे उनको रिकॉर्ड करेंगे? फिर आप नॉन करंट एसेट का ही अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनता एट नेट बुक वैल्यू। तो फिर आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पर, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आप लिख लें यहाँ पर ना, जो क्वेश्चन है हैंड रेज किया है किसी स्टूडेंट ने। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने ना बैलेंस जो ब्रॉड डाउन लिखना है ना, इसका ब्रॉड डाउन, वो भी नेट बुक वैल्यू लिखेंगे। जैसे कि आप ऊपर डिटेल देखें कि आपके पास जो एसेट है ना, कॉस्ट है उसकी ओपनिंग 4 लाख की, और उसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन है जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 लाख, वो उसमें से आप माइनस कर दें, रिमेनिंग बच गई 3 लाख। आपका ओपनिंग नेट बुक वैल्यू थी एसेट की 3 लाख की। इसी तरह आपके पास ना क्लोजिंग जो बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, वो भी नेट बुक वैल्यू लिखेंगे। एसेट की क्लोजिंग वैल्यू आपके पास ऊपर कॉस्ट गिवन है 6 लाख, और एसेट की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन देखें वो है क्लोजिंग 110,000, वो आप उसमें से माइनस कर दें। इसका मतलब है कि क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है 590,000। ठीक है। अब आपके पास ना, फॉर एग्जांपल उसने एडिशन दे दिया, उसने कहा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो एसेट परचेज किया है ना, वो परचेज किया है 250,000 का। ठीक हो गया, 250,000 का परचेज किया, और एसेट जो सेल किया है ना, उसके उसने, वो क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे, उसके उसने बता दिया कॉस्ट कितनी है और उसकी नेट बुक वैल्यू, वो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है। जैसे कि हमारे पास जो एसेट सेल हुआ, हमने उसकी कॉस्ट ऊपर एज्यूम की है नेट नॉन करंट एसेट्स में 50,000। 50,000 तो उसकी कॉस्ट होगी, और उसके बाद उसने बताया कि उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन थी हमारे पास, जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिस्पोज डेबिट साइड पे गिवन है, वो है 40,000। वो उसमें से माइनस कर दी, तो रिमेनिंग 10,000। अब हमने क्या किया है, हर चीज नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड की है। परचेज कितने की, ओपनिंग बैलेंस नेट बुक वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस नेट बुक वैल्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसमें किया था क्वेश्चन, जो आपने कहा था कि किट्स एंड इक्विपमेंट्स वाला, वो नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड अकाउंट बन रहा था, तो वो एक ही बनता है। अच्छा, अगर कॉस्ट पे बने तो जो नॉन करंट एसेट होता है उसमें क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन नहीं आती। ठीक है। लेकिन अगर नेट बुक वैल्यू पे बनता है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आ जाता है, जो आपने फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल नॉर्मली यही करना होता है। तो फिर आप क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। आपके पास देखें, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट वाज 300,000, एडिशन वाज 250,000, टोटल 550,000 डेबिट साइड आ गया। 550,000 जो आपका आया, उसमें से आपके पास देखें कि 490,000 एक ये डिडक्शन होगी, एक 10,000 की डिडक्शन होगी, बाकी बच गया बैलेंसिंग फिगर 50,000 का। तो 50,000 आपकी डेप्रिसिएशन है, वो दोनों मेथड्स में एक ही तरीके से निकलेगी। ठीक है, जैसे मर्जी आप उसको कैलकुलेट कर लें। इज दैट क्लियर? Is there any question related to this?
ठीक है, ओके, वेरी गुड, क्लियर है। क्योंकि अब देखें चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड आ रही हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते जा रहे हैं वो चैप्टर में वर्किंग एक ही तरह की हैं ऑलमोस्ट ना, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए इजीली इसको समझ आ रहा है। लॉजिक्स के साथ करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, अगर लॉजिक के बगैर कैलकुलेशन सारी चीज़ें करेंगे तो वो कभी भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है, ये वर्किंग्स हैं, प्री पेमेंट से वो सारा कुछ आपने कैसे कैलकुलेट करना है। अब ज़रा हम जाते हैं रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। तो रिव्यू क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें देखें कि हमारे पास ना 16.1 है, उसमें उसने पहली रिक्वायरमेंट क्या मांगी है। पहली रिक्वायरमेंट देखें, उसने कहा है कि कैलकुलेट द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब है कि कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है, ये दोनों आपने फाइंड आउट करनी है। For Allen Hills for the year ending 31st December 2009 show all your workings, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब आपने सेल्स फाइंड आउट करनी है तो आपके पास ना जो पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन नंबर 16.1, इसकी रिक्वायरमेंट ए, इसमें क्या है, उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स इक्वल होती है हमारे पास कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब हमने क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए ना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं कंट्रोल अकाउंट्स। ये टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं ऊपर से, उसको लिखते जाते हैं। क्या एलन हिल्स आर ट्रेडर हैज नॉट केप्ट accounts on the double entry system. However, the following particulars are available from the records for the year ending 31st December 2009. उसने कहा कि बैलेंसेस गिवन है 1 जनवरी 2009 को, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ये कौन से बैलेंसेस हैं? ओपनिंग बैलेंसेस हैं। उसने कहा इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन। हमें ट्रेड रिसीवेबल्स का डाटा चाहिए। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं वो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हमारे पास? 18,300। उसके बाद ट्रेड पेबल्स का डाटा हमें नहीं चाहिए। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना फॉर द ईयर एंडिंग, आपके इस साल के लिए जो साल 31 दिसंबर 2009 को एंड हो रहा है, उसके लिए आपके डिफरेंट बैलेंसेस दिए हैं। उसने कहा कैश सेल्स, तो कैश सेल्स हमारे पास है 20,600 की, यह हम ऊपर लिख लेंगे, इसको कंट्रोल अकाउंट में हम नहीं डालेंगे, ठीक है। कैश परचेजेस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से आपने चेक रिसीव किए तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कितनी अमाउंट के चेक आपने रिसीव किए हैं? 110,000, 110,200, ठीक है, ये आपकी अमाउंट आ गई। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास चेक्स पेड टू ट्रेड पेबल्स, ये नहीं हमें चाहिए। पेबल्स की इंफॉर्मेशन, रिटर्न इनवर्ड्स, ये सेल्स रिटर्न्स है, इसको हम लिखेंगे। सेल्स रिटर्न्स हमारे पास कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कितनी है हमारे पास सेल्स रिटर्न्स? 950 की, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये आपके ट्रेड पेबल से रिलेटेड है, ये नहीं चाहिए अभी हमें। ए पार्ट में डिस्काउंट अलाउड आ गया। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाता है, 750, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना इनके अकाउंट्स जो हैं वो आगे फर्दर क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, उसको पहले रीड कर लें। इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 19,500, तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 19,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्रेडिट सेल्स की वो यहाँ पर लिखेंगे। आप क्रेडिट सेल्स की वैल्यू निकालें कितनी आती है, इसको क्लोज करें सारे लोग और बताएं कि कितनी वैल्यू आ रही है।
हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो आ रही है टोटल 131,400, ठीक है, 131,400। उसमें से आप क्या डिडक्ट कर लेंगे 18,300 जो वैल्यू गिवन है डेबिट साइड पे, ठीक है। तो आपके पास जो 113,100 की क्रेडिट सेल्स है, ये क्रेडिट सेल्स है, इसको आप यहाँ ऐड कर लें 113,100, ठीक हो गया। अब इसमें आप वैल्यू ऐड कर लें आपकी जो कैश सेल्स हैं, कैश सेल्स आपके पास हैं 20,600 की, तो आपके पास ना टोटल आ गया 133,700, ये आपकी क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद सेकंड में उसने बी रिक्वायरमेंट में ये कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट टोटल परचेजेस। नाइला, क्या क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया, क्वेश्चन लिखें। मुर्तज़ा नवीद, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, हाँ जी, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी उसको कहा जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। ओके, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? कोई कोई मसला यहाँ तक इस क्वेश्चन में? अच्छा, आगे देखें कि हमारे पास ना जो नेक्स्ट है ना वो उसने कहा है कि आपने टोटल परचेजेस फाइंड आउट करनी है, पार्ट बी है क्वेश्चन का, टोटल परचेजेस। टोटल जो परचेजेस फाइंड आउट करेंगे ना वो हमारे पास है, उसके लिए हमने जो कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज यूज करनी है वो है, एक तो कैश परचेजेस है प्लस हमारे पास क्रेडिट है। तो क्रेडिट परचेजेस के लिए हमें ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब ये देखें, इंफॉर्मेशन दोबारा ऊपर से रीड करते हैं। हमें ओपनिंग वैल्यूज में से हमें इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं चाहिए, ट्रेड पेबल्स की ओपनिंग वैल्यू है। ट्रेड पेबल्स की ओपनिंग वैल्यू गिवन है, ये हम बैलेंस ब्रॉड डाउन है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कितनी वैल्यू है वो? 12,100 की, तो 12,100 हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद कैश सेल्स हमें नहीं चाहिए, कैश परचेजेस जो है वो गिवन है 8800 की, तो हम जो यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे इसको 8800 की कैश परचेजेस, जो टोटल परचेजेस जहाँ इक्वेशन लिखी हुई मैंने। उसके बाद उसने कहा है कि चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स वो हमें नहीं चाहिए, वो पे रिसीवेबल्स के लिए चेक्स पेड टू ट्रेड पेबल्स हैं वो हमें चाहिए। जो पेमेंट की है ट्रेड पेबल्स को वो हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगी। यहाँ पर कंट्रोल अकाउंट में कितनी पेमेंट की है? 60,300 की, ठीक है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स हैं और डिस्काउंट रिटर्न इनवर्ड्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, वो तो सेल्स रिटर्न है। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड जब आप पेमेंट करेंगे तब होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे पास यहाँ पर डेबिट साइड पे आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड कितनी अमाउंट है? 800, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हमें ये सेल से रिलेटेड है। और फिर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है ट्रेड पेबल्स का 11,600 का बैलेंस कैरी डाउन 11,600, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करें, अब यहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपने इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, पेबल्स के अकाउंट को, ये जो आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है, इसको जब आप क्लोज करेंगे 60,300 ये आपका आ रहा है, प्लस 800 उसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 11,600 वो भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल बन गया 72,700, 72,700, ठीक है।
उसमें से आप माइनस कर देंगे 12,100, वो माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड पे जो वैल्यू गिवन है, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 60,600 ये आपके पास आ गया। ये आपकी क्रेडिट परचेजेज हैं। ठीक हो गया, क्रेडिट परचेजेज आपके पास आ गई जो बैलेंसिंग फिगर है 60,600। इसमें आप ऐड अप कर लें, आपके पास में 60,600 कैश सेल्स, इसमें कैश परचेजेज ऐड करें, इसमें वो हैं आपकी 8800 की, वो ऐड अप करें तो आपके पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी 69,400 की। ये आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट में आप देखें, उसने कहा प्रीपेड ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब है आपने अप टू जीपी इनकम स्टेटमेंट बनानी है उसका। ठीक है, अब यहाँ देखें ट्रेडिंग सेक्शन तक जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसको हम यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, सी पार्ट को। पार्ट सी आपका इनकम स्टेटमेंट बननी है अप टू ट्रेडिंग सेक्शन। ठीक है, उसके लिए क्या आपकी आएगी नेट सेल्स, वो आपकी कितनी है, लेस उसमें से आप करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आप इसमें से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स प्लस कैरेज इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप देखें जो सेल्स है ना, वो हमारे पास हमने टोटल सेल्स रिटर्न, तो आपके पास में सेल्स रिटर्न वगैरह कितनी है वो उसके हिसाब से हम देखते हैं। देखें हमारे पास जो सेल्स आई है ना वो टोटल वो कितनी है, हमारे पास कैश प्लस क्रेडिट सेल्स हैं 133,700 की, ये आपकी टोटल सेल्स आ गई। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, अब हम ओपनिंग इन्वेंट्री भी इसमें पुट कर लेंगे। जो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें देखें ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है दैट इज 15,200, तो हम यहाँ पर 15,200 लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री 15,200। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास जो परचेजेस हैं वो टोटल परचेजेस लिखी हुई है हमारे पास। परचेजेस कितनी थी हमने निकालनी, टोटल परचेजेस ये निकाली है 69,400, 69,400। ठीक हो गया, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज इसके अलावा जो गिवन है वो भी हम पुट करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है 17,800, टोटल इन्वेंट्री क्लोजिंग गिवन है, इसको भी आप लिख लें 17,800। ठीक हो गया, अच्छा देखें परचेजेस, बाकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेल्स रिटर्न्स वगैरह गिवन है कुछ। अगर आप सेल्स राइजर कंट्रोल अकाउंट देखें तो सेल्स रिटर्न की वैल्यू गिवन है हमारे पास 950, तो ये 950 भी हमारे पास यहाँ से माइनस हो जाएगी सेल्स रिटर्न की वैल्यू। परचेज रिटर्न्स हैं ही कोई नहीं, ठीक है, परचेज रिटर्न्स नहीं गिवन हो तो हम उनको कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो इसका मतलब है वो जीरो है। कैरेज इनवर्ड की वैल्यू भी नहीं गिवन। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर कैलकुलेशंस करनी है आपकी कितनी सेल्स हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखें आपके पास ना 133,700 की आपकी सेल्स हुई हैं और उसमें से 950,000 आप माइनस कर दें तो आपके पास 132,750 ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, नेट सेल्स हैं, और आपके पास जो आ रही हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स वो कितनी है, 15,200 ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस 69,400 की हैं और माइनस उसमें 17,800 आपके पास क्लोजिंग वैल्यू है, वो आप उसमें से माइनस कर दें तो ये 66,800 की आ गई। ठीक हो गया, अब
आप उसमें से जो नेट सेल्स की फिगर है उसमें 132,750, उसमें से आप माइनस कर दें 66,800, तो ये हमारे पास आ गए 65,950। ठीक है, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? सैयद मोहम्मद हादी क्लियर है, बाकी लोग? मुर्तज़ा क्लियर, ओके वेरी गुड। चलें, अच्छी बात है। अब आपने आप माशाल्लाह स्मूथली चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपने बेसिक्स पे काफ़ी स्ट्रगल की है। वहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपको एटलीस्ट इस टाइम आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी उन चीज़ों में, जैसे लेजर प्रोड्यूस करना, फॉर्मेट्स प्रिपेयर करना, ये चीज़ें ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन जो होगा ना, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है खुद, इसको ट्राई करना है। इसमें जो प्रॉब्लम होंगी आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ठीक है। अब इसमें ना जो थर्ड क्वेश्चन है ना, उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अब इसमें ना आपको जो इन्फॉर्मेशन दे, एक तो आपको बैंक अकाउंट की समरी दे दी है पहली चीज़। दूसरे नंबर पर आपको उन्होंने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड टोटल परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड। ये तो आप सिमिलर वे में बनाएंगे। आप देखें, आपने सेल्स के लिए टोटल सेल्स हैं, तो कैश सेल्स आपको मिल जाएंगी। कैश सेल्स उसके लिए आपको उसने दी होगी कि कैश आपने कितनी रिसीव की है, ठीक है। कैश सेल्स की इंफॉर्मेशन भी सारी दी होगी। और आपको उसके बाद हाँ, सेल्स के लिए उसने थर्ड पॉइंट में लिखा है, कहता है ऑल सेल्स वर ऑन क्रेडिट बेसिस। सारी की सारी सेल्स क्या है, क्रेडिट बेसिस। इसका मतलब है यू विल प्रिपेयर ओनली सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और जो भी आपका आएगा आंसर वो आपकी टोटल सेल्स हो जाएंगी, वो क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स है। ठीक हो गया। परचेजेस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसने ना सारी। आपने ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, और उनको आपने पेमेंट कितनी की है वो भी गिवन है। यहाँ पर देखें आप, सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस है, कैश है, अकाउंट्स पेबल आपने कितनी उनको पेमेंट गिवन है, ये भी सारी चीजें गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है फर्दर, ये दो चीजें तो आप अकाउंट्स बना के निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपने जो करने यहाँ पर चीजें हैं ना, देखने वाली, नोट करने वाली, वो पार्ट बी में उसने कहा है आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको एक्सपेंसेस भी लिखने पड़ेंगे, अदर इनकम्स भी लिखनी पड़ेंगी। अच्छा देखें, इंश्योरेंस जो है ना, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स, इसका प्रीपेड बैलेंस गिवन है। इसका मतलब है आप इंश्योरेंस का एक टी अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, और उसको क्लोज करेंगे। उसके लिए इंश्योरेंस के लिए उसने ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है, देखें, इंश्योरेंस और रिपेयर्स आपने कैश में कितनी पेमेंट की है, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। कैश परचेजेस भी खैर क्वेश्चन में दे दी हैं उसने 7200 की, वो भी आप एज इट इज यूज करेंगे कैश परचेजेस। लेकिन सेल्स जो है वो सिर्फ क्रेडिट में है, जबकि परचेजेस जो है वो कैश पे भी हैं, क्रेडिट पे भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ना जो इन्फॉर्मेशन है, आपने अकाउंट बनाना है, जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि उसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसका टी अकाउंट बन जाएगा। प्रीमिसेस जो है उनकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो उतनी गिवन है। मशीनरी जबकि ओपनिंग 11,000 की थी, क्लोजिंग 12,000 की है, ठीक है। इनके अकाउंट्स में आप जब अकाउंट्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्विपमेंट्स आपने और परचेज भी किए हैं, ऊपर जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, उसमें आपने देखें जो अवेलेबल है, उसमें उसने कहा कि ऑन 1 अप्रैल अ लोन ऑफ 12,000 वाज टेकन फ्रॉम द बैंक। 1 अप्रैल को आपने लोन लिया है,
आपके जो अकाउंट एंड हो रहे हैं ना, ईयर एंड, वो कौन सी डेट है? वो 30 सितंबर 2006 है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट पे जो करना है ना, इंटरेस्ट, वो आपने अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक पे करना है। कितने मंथ्स बनेंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा। कहता है इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम बट नो इंटरेस्ट हैज येट बीन पेड। अभी आपने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो आप इसका जो इंटरेस्ट निकालेंगे ना, वो कितना निकलेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस वो आपका निकलेगा, आपने लोन लिया 12,000, 12,000 पे 10% और 6 मंथ्स का आप उसे 6/12 कर देंगे, तो वो आपका बनेगा 600। ठीक है। अब इसमें से ना ये सारे का सारा आपने कुछ भी नहीं पे किया, तो जो इंटरेस्ट पे नहीं किया ये पेबल है। एक तो आप एज एन एक्सपेंस से ट्रीट करेंगे और दूसरी तरफ आप एज अ लाइबिलिटी इसे ट्रीट करेंगे, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये ड्यू है। ये अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कहता है डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2006 वर ये 600। अब डिस्काउंट अलाउड जो था ना, बाय सप्लायर है, ये आपने याद रखना, ये डिस्काउंट अलाउड बाय यू नहीं है, डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर है। तो इसका मतलब है दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस इज इन अदर वर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने ये गौर से पढ़ना है कि उसने कहा क्या है। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड नॉर्मली गिवन होता है तो वो आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, लेकिन यहाँ उसने टर्म चेंज कर दी, उसने कहा स्टेटमेंट डिस्काउंट अलाउड बाय द सप्लायर, तो सप्लायर के लिए एक्सपेंस होगा, आपके लिए इनकम होगा, अदर इनकम। और उसके बाद उसने कहा सेल्स वाला हो गया पॉइंट, कहता है एंड्रयू हैड टेकन गुड्स। अब उसने गुड्स भी लिए हैं जिनकी प्राइस थी 500। ठीक है। कॉस्ट थी पर्सनल यूज के लिए। तो जब आप यहाँ पर ना ये इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जो परचेजेज होती है ना, एक तो आपने इसको ट्रीट करना है ड्राइंग्स में जाके, ठीक है, ऐड करना है। दूसरे नंबर पर जो इनकम स्टेटमेंट में परचेजेज में से इसको माइनस करना है। कहाँ से माइनस करना है? परचेजेज में से। डिडक्ट फ्रॉम परचेजेज, क्योंकि गुड्स जब आप परचेज करते हैं तो परचेजेस में लिखी होती हैं, एंड ऐड टू ड्राइंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक ये ड्राइंग्स हैं और उसके ऊपर भी कैश ड्राइंग्स भी हैं, जो ऊपर ये देखें 13,500 ऊपर भी गिवन है, ये कैश ड्राइंग्स भी हैं। तो ड्राइंग्स आपकी दो तरह की हो जाएंगी, एक आपकी कैश ड्राइंग्स हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपके पास ड्राइंग्स ये वाली हो जाएंगी जो आपने गुड्स लेके गया है ऑनर। ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाली ड्राइंग्स हैं वो 13,500 जो अकाउंट में आ रही हैं, बैंक अकाउंट में शो हो रही हैं, वो आप सिंपली बैलेंस शीट में जाके लिख लेंगे। और ये जो ड्राइंग्स गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इनकी दो जगह ट्रीटमेंट होगी, परचेजेस में से भी माइनस होंगी और लाइबिलिटी में भी, सॉरी, ड्राइंग्स में जाके ऐड कर देंगे इसे। उसके बाद कहता है इन एडिशन टू द आइटम्स लिस्टेड अबव एंट्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर एज फॉलोज। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं एसेट। ठीक है। और फिर आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट में आपने आपने 30 सितंबर वाले सारे आइटम्स लिखने, क्लोजिंग ये वाले। ठीक है। और इसमें ये वाला बैलेंस भी आ जाएगा जो आपके पास ना बैंक बैलेंस क्लोजिंग पड़ा हुआ 1800, ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो आपने नॉर्मल तरीके से बाकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर आगे 4 है ना, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो क्या है, वो सिमिलर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये मैं क्वेश्चंस आपको शेयर करता हूँ, आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, और साथ में मैं आपको एमसीक्यूज भी शेयर करता हूँ, आप लोग एमसीक्यूज भी करें। तो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे, आप हाईलाइट करके रख लें।
नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो स्टार्ट में हम पहले ही इन चीज़ों को, इन फैक्टर्स को कंसीडर कर लेंगे। ठीक हो गया? चलें इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट क्लास में, और अभी मैं आपको ये अपलोड कर देता हूँ आपके अकाउंट में, गूगल क्लासरूम में, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। अब बात, हाँ, वो मैं दूसरे भी क्वेश्चंस जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया।